रोनाल्ड की नजरें स्क्रीन पर ऐसी जगह जमी हुई थी जहां पहले कड़ाके के वक्त उसने इन एशियाइयों को भागते हुए देखा था। वो दरअसल उनकी लाशों के टुकड़े देखना चाहता था, लेकिन हर तरफ दरख्तों के टुकड़ों के ढेर ही नजर आ रहे थे। क्योंकि अभी स्क्रीन पर मंजर पूरी तरह साफ ना था, इसलिए वो खामोश बैठा हुआ था। अलबत्ता मंजर अब तेजी से साफ होता जा रहा था। बॉस, आप जजीरे की हालत देख रहे हैं। उसी लम्हे ऑस्कर की आवाज मशीन के दूसरे हिस्से से सुनाई दी। हाँ, लेकिन मुझे इन एशियाइयों के जिस्मों के टुकड़े नजर नहीं आ रहे। मैं उन्हें तलाश कर रहा हूँ, रोनाल्ड ने कहा। उनके टुकड़े बॉस कैसे नजर आ सकते हैं इस कदर खौफनाक तबाही में, जहां बड़े बड़े दरख्त छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो चुके हैं। इंसानों के जिस्म तो जर्रों में तब्दील हो गए होंगे, ऑस्कर ने जवाब दिया। ओह हाँ, वाकई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बच गए हों, रोनाल्ड ने सर हिलाते हुए कहा। अगर बच भी गए होंगे तो लाजमन शदीद जख्मी होंगे। जजीरे के चारों तरफ समंदर है, इसलिए वो जख्मी हालत में कहीं जा भी नहीं सकते, वहीं तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए बॉस, अब इनकी फिक्र करने की बजाय एक और मुश्किल पर हमें गौर करना चाहिए। मैंने क्लोजअप में लेकर इस चश्मे को चेक किया है। एक मिसाइल उस कैबिन और चश्मे के दरमियान गिरा है, इसलिए वो चश्मा मुकम्मल तौर पर तबाह होकर बंद हो चुका है। अब ताज़ा पानी की सप्लाई कैसे होगी? ऑस्कर ने जवाब दिया। इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 हफ्तों के लिए पानी का स्टॉक पहले ही रखा हुआ है और हमारे मिशन की तकमील में अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 रोज़ का काम रह गया है। इसलिए अगर फौरी तौर पर पानी दस्तयाब ना भी हो सके तो तब भी हमें कोई फिक्र नहीं है, रोनाल्ड ने जवाब दिया। ओह, लेकिन बॉस डोचे तो ताज़ा पानी की वजह से ही सख्त परेशान थे। इसलिए तो जब मैंने उन्हें पहले भी जजीरे पर मिसाइल फायर कराने का मशवरा दिया था तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि इस तरह चश्मा तबाह हो जाएगा और मिशन नामुकम्मल रह जाएगा, क्योंकि यहाँ करीब कोई ऐसा जजीरा नहीं है जहाँ इतनी मिकदार में ताज़ा पानी दस्तयाब हो सके, ऑस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेन सेक्शन मेरे तहत था और मेन सेक्शन की तकमील भी हेडक्वार्टर ने मेरे जिम्मे लगाई थी। डोचे का काम सिर्फ इंतजामी मामला संभालना था, इसलिए ये कैसे हो सकता था कि इतना बड़ा मिशन सामने हो और सिर्फ इसलिए मिशन का खात्मा हो जाए कि पानी दस्तयाब नहीं हो रहा। इमरजेंसी के लिए इसके इंतजाम तो शुरू से ही कर लिए गए थे, लेकिन जाहिर है जब तक ताज़ा पानी मिलता रहा स्टॉक शुदा पानी को इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत ना थी। लेकिन अब स्टॉक शुदा पानी काम आएगा। डोचे को शायद इसका ख्याल ना रहा था। वैसे उसने कभी इस मामले में मेरे साथ बात ही ना की थी, रोनाल्ड ने जवाब दिया। फिर तो बहुत सारा मसला ही हल हो गया। अब तो सिर्फ मिशन की तकमील ही बाकी रह गई। चेकिंग मशीन ऑफ कर दूं बॉस? ऑस्कर ने मसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ऑफ कर दो। अब वहां रह भी क्या गया है चेकिंग के लिए, रोनाल्ड ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और उसने खुद ही हाथ बढ़ाकर मशीन के बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। अब उसे आबदोज सेक्शन की तरफ से मिलने वाली इत्तला का इंतजार था। उसके बाद वो हेडक्वार्टर कॉल करके सारी सूरत हाल से उन्हें आगाह कर देगा ताकि हेडक्वार्टर को मुकम्मल रिपोर्ट दी जा सके। दर्द की शदीद लहर ने इमरान की सोई हुई हिस्सियात को झंझोड़ कर रख दिया और उसकी आंखें एक झटके से खुली और उसके साथ ही उसके एहसासात पूरी तरह जाग उठे। गर्दो गुबार के बावजूद उसे कुछ कुछ नजर आ रहा था। उसने देखा कि वो एक गहरे गड्ढे के अंदर मुंह के बल पड़ा हुआ है और उसके जिस्म के ऊपर न जाने किस कदर वजन मौजूद था कि उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म किसी पहाड़ के नीचे आकर कुचला जा रहा हो। उसने उठने की कोशिश की। उसका जिस्म जरा सा खिसका जरूर, लेकिन वो उठ ना सका क्योंकि ऊपर दबाव मौजूद था। उसने गर्दन मोड़कर ऊपर मौजूद दरख्तों के भारी तनों को देखा जो आड़े तिरछे गड्ढे के ऊपर पड़े हुए थे। उसने अपने आप को संभाल कर आहिस्ता आहिस्ता पहलू के बल उठना शुरू किया और चंद लम्हों बाद वो मुंह के बल पड़े होने की बजाय पुश्त के बल पड़ा हुआ था। इस हालत में आने के बाद उसने ऊपर दरख्तों के मोटे मोटे तनों को गौर से देखा जो चौड़े गड्ढे के ऊपर वाले हिस्सों पर रुके हुए थे। अलबत्ता एक तने की नीचे की तरफ निकली हुई मोटी शाख थोड़ी सी ऊंची थी और शायद गिरते हुए इस शाख ने झकोला खाकर उसकी कमर पर जोरदार जरब लगाई थी, जिसकी वजह से दर्द की तेज लहर उसके जिस्म में पैदा हुई और इस दर्द की तेज लहर ने उसके आसाब को इस कदर झंझोड़ा कि वो होश में आ गया। उसे सबसे पहले तो इस बात पर मसरत सी महसूस हुई कि वो इस कदर खौफनाक तबाही में न सिर्फ जिंदा रहा है बल्कि उसका जिस्म भी शदीद टूट फूट का शिकार होने से बच गया है। गो पूरा जिस्म पके हुए फोड़े की तरह जगह जगह से दुख रहा था, लेकिन बहरहाल हड्डियां टूटने की निस्बत ये तकलीफ काबिल बर्दाश्त थी। लेकिन उसी लम्हे उसे अपने सारे साथियों का ख्याल आ गया तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। वो जजीरे पर अकेला तो ना था बल्कि एक लिहाज से पूरी सीक्रेट सर्विस उसके साथ थी। इस ख्याल के आते ही उसके होंठ खुद ब खुद भींच गए क्योंकि इस कदर खौफनाक तबाही में से दोस्तों ग्रेट विक्ट्री का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।
सबका सही सलामत बच निकलना एक लिहाज से नामुमकिन ही था। इमरान ने फौरन उस जगह से निकलने की कोशिशें शुरू कर दी। गड्ढे के ऊपर गर्दो गुबार की तह फिजा में मौजूद थी, लेकिन न जाने कितना वक्त गुजर चुका था कि अब ये तह खासी हल्की हो चुकी थी और मध्यम मध्यम सा आसमान नजर आने लग गया था। वैसे हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, जैसे ये जजीरा मुर्दों की बस्ती हो। इमरान ने अपने आप को संभाला और फिर उन दरख्तों के तनों के दरमियान खाली हिस्सों से सुकड़ सुकड़ कर उसने अपने जिस्म को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। गो इस तरह तकलीफ ज्यादा हो रही थी, लेकिन बहरहाल उसे ये तकलीफ बर्दाश्त करनी थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो खड़ा होने में कामयाब हो गया। अब उसका सर कड़े से बाहर आ गया था और वो इर्द गिर्द के माहौल को देख सकता था। हर तरफ दरख्तों के तने और भारी पत्थर बिखरे पड़े थे। काफी वसी जगह से वो घना जंगल साफ हो चुका था। इमरान ने गर्दन मोड़ी तो वो ये देखकर चौंक पड़ा कि ये गड्ढा जिसमें वो खड़ा था जजीरे के बिल्कुल किनारे पर वाक़ था। उसे यहाँ से समंदर में तैरते हुए दरख्तों के तने और दूर समंदर में हलकोरे लेती हुई आबदोज भी नजर आ रही थी। उसने तेजी से तनों का सहारा लेकर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद वो गड्ढे से बाहर आ गया। उसी लम्हे उसे अपने उकुब में किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी तो वो तेजी से मुड़ा। आवाज उकुब से जरा हटकर दाएं तरफ से आ रही थी। इमरान तेजी से उस तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि वहां जजीरे की सतह में एक चौड़ी सी दरार कैबिन वाली तरफ से लेकर साहिल तक चली गई थी और कराने की आवाज उसी दरार में से काफी गहराई से आ रही थी। नीचे खासा अंधेरा सा था। इमरान तेजी से उस दरार में उतरा और नीचे उतरकर उसकी आंखें यकलक चमक सी उठी, क्योंकि दरार के दरमियान नीचे ऐसी जगह थी जैसे वहां नीचे कोई तहखाना सा हो और उसके साथ ही उल्टे सीधे हुए इस तहखाने की फर्श पर पड़े हुए थे। दरार उस जगह से उस तहखाने की वजह से दोनों तरफ से ढलवान सी हो गई थी। इमरान तेजी से नीचे उतरता गया। सफदर का जिस्म अलबत्ता इस ढलवान पर इस तरह पड़ा हुआ था जैसे वो नीचे खिसकते खिसकते रुक गया हो। इमरान ने उसे तेजी से पलटा और फिर उसके सीने पर हाथ रख दिया। सफदर जिंदा था। वो उछलकर उस तहखाने के फर्श पर उतर गया। बाकी साथी वहां इधर उधर बिखरे पड़े थे। अलबत्ता सिद्दीकी के ऊपर चौहान पड़ा हुआ था। इमरान ने जल्दी से चौहान को सिद्दीकी के जिस्म से हटाया और फिर उसने इस कदर तेजी से अपने हर साथी को चेक करना शुरू कर दिया कि शायद इस कदर तेजी का तस्वुर भी ना किया जा सकता था। आखिर में जब उसने जूलिया की नफ्स चेक की तो बेख्तियार वो वहीं तहखाने में अल्लाह ताला की रहमत के शुक्राने में सजदे में गिर गया, क्योंकि उसके सारे साथी जिंदा थे और बज़ाहिर उनके जिस्मों पर ऐसी भी कोई चोट नजर न आ रही थी जिससे उनकी जिंदगी को फौरी खतरा हो। ये खास रहमत की ही बात थी, वरना इस कदर खौफनाक तबाही में सबका इस तरह बच निकलना बज़ाहिर तो नामुमकिन था। लेकिन जाहिर है मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है और इस कौल का मुजाहरा हकीकी मायनों में उसने आज देखा था। सजदे से सर उठाकर उसने अपने साथियों को होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी। कराहे तनवीर के हलक से निकल रही थी। इसका मतलब था कि वो तकरीबन नीम बेहोशी की कैफियत में है। चुनांचे इमरान ने तनवीर से ही अपने काम का आगाज किया और थोड़ी देर की कोशिशों के बाद वो सबको होश में लाने में कामयाब हो गया। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि अब वो तहखाना कराहों से गूंज उठा था। वाह, इसे कहते हैं खुशकिस्मती, वरना तो बाजमात हिसाब किताब हो रहा होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई इमरान साहब, ये इंतहाई खुशकिस्मती है कि हम सब इस दरार में गिर जाने की वजह से पत्थरों और दरख्तों के तनों के टकराव से बच गए हैं, वरना तो शायद हमारे जिस्म का एक जर्रा भी ना मिलता। सफदर ने अपनी कराहों को कंट्रोल में करते हुए कहा। वो सब अब उठकर बैठ चुके थे। ये खुशकिस्मती बदकिस्मती में भी तब्दील हो सकती है अगर हमने फौरी तौर पर आबदोज पर कब्जा ना किया। अगर वो लोग आबदोज ले गए तो फिर ये जजीरा ही हमारा इज्तिमाई कब्रस्तान बनेगा। इसलिए अपने आप को जिस तरह भी हो सके जल्दी से जल्दी संभाल लो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वैसे हो तो कमाल गया है, कौन यकीन कर सकता है कि हम सब इस तरह बच जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। जब अल्लाह ताला बचाने पर आता है तो ऐसे ही होता है। असल में इस जजीरे पर तहखानों का जाल सा बिछा हुआ है। मैंने इस दरार को देखा है, ये कैबिन वाली तरफ से साहिल तक चली गई है। इसका मतलब है कि कैबिन के नीचे जो तहखाने हैं उसमें कोई खुफिया सुरंग भी थी जो इस तहखाने से सीधी साहिल तक जाती थी और रास्ते में भी तहखाने बनाए गए थे। इस सुरंग की वजह से ये दरार पैदा हुई है। मैं चूंकि आप लोगों से जरा हटकर और आगे दौड़ रहा था, इसलिए मैं गड्ढे में जा गिरा, जबकि आप इस दरार में गिर जाने की वजह से ऊपर आते हुए पत्थरों और दरख्तों के तनों से महफूज रहे, इमरान ने कहा और सबने सर हिला दिया। अब वो सब खड़े होने में कामयाब हो गए थे। गो तकलीफ की वजह से उन सब के चेहरे बिगड़े हुए थे, लेकिन बहरहाल ये गनीमत था कि वो न सिर्फ जिंदा थे बल्कि बड़ी टूट फूट से भी बचे हुए थे। एक दूसरे का हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता वो सब एक एक करके उस दरार से बाहर जजीरे की सतह पर निकल आने में कामयाब हो ही गए।
इमरान उनसे पहले ही बाहर आ गया था। उसे दरअसल अपने साथियों की तरफ से तसल्ली होने के बाद आबदोस की फिक्र पड़ गई थी, क्योंकि अगर आबदोस हाथ ना आती तो फिर अब तक का ना सिर्फ किया किराया बेकार हो जाता था, बल्कि वो वाकई इस जजीरे पर भूखे प्यासे एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाते। इमरान जैसे ही साहिल पर पहुंचा, वो ये देखकर पूरी तरह चौंक पड़ा कि आबदोस से कुछ दूर एक और छोटी सी मिसाइल नुमा लॉन्च सतह पर तेजी से उभर रही थी। उसकी साख देखते ही इमरान समझ गया कि ये जदीद तरीन कोड लॉन्च है, जिसे छोटी आबदोस भी कहा जा सकता था, लेकिन ये ज्यादा तवील फासला तय न कर सकती थी। अलबत्ता सतह समंदर पर आ जाने के बाद उसका ऊपर का हिस्सा खुल जाता था और फिर ये लॉन्च की सूरत में आगे बढ़ सकती थी। इस कोड लॉन्च को देखते ही इमरान सारी सूरत हाल समझ गया कि ग्रेट बॉल से ये कोड लॉन्च भेजी गई है ताकि इसमें मौजूद आदमी आबदोस को कंट्रोल करके नीचे ले जा सके। ग्रेट बॉल चूंकि समंदर की इंतहाई गहराई में मौजूद था, इसलिए वहां लाजमन पानी का इस कदर दबाव होगा कि खाली गोताखोरी का लिबास काम न दे सकता था। इमरान ये ख्याल आते ही तेजी से साहिली चट्टाने फलांगता हुआ नीचे उतरा, क्योंकि उन कोड लॉन्च वालों को रोकना बेहद जरूरी हो गया था और उसके पास इतना वक्त ना था कि वो अपने साथियों को सारी बात समझाकर साथ लेता। वैसे भी उसके साथियों की हालत इस कदर अच्छी भी ना थी कि वो इतनी जल्दी हरकत में आ सकते, इसलिए इमरान ने अकेले ही कोशिश का आगाज कर दिया। कोड लॉन्च अब सतह समंदर पर पूरी तरह उभर कर साकित हो गई थी और जब इमरान पानी में उतरा तो उसका ऊपर का हिस्सा खुल रहा था। इमरान ने पानी में गोता लगाया और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से तैरता हुआ आबदोस की तरफ बढ़ने लगा। काफी दूर तक तैरने के बाद जब उसका सांस रुकने लगा तो वो तेजी से सतह की तरफ उभरा और फिर जैसे ही उसने सर बाहर निकाला, दूसरे लम्हे उसे एक बार फिर गोता लगाना पड़ा, क्योंकि उससे कुछ फासले पर वो कोड लॉन्च जो अब खुल चुकी थी इंतहाई तेज रफ्तारी से जजीरे की तरफ बढ़ी जा रही थी। जब लॉन्च गुजर गई तो इमरान ने दोबारा सर बाहर निकाला तो उसने देखा कि लॉन्च जिस पर 6 मुसल्लह अफराद थे इंतहाई तेजी से जजीरे की तरफ बढ़ी जा रही थी। शायद उन लोगों ने साहिल पर इमरान के साथियों को देख लिया होगा। उसने गर्दन मोड़कर आबदोस की तरफ देखा तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि आबदोस के ऊपर एक आदमी मौजूद था। इमरान ने एक बार फिर गोता लगाया और फिर पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से वो आबदोस की तरफ बढ़ने लगा। उसे लॉन्च से ज्यादा आबदोस की फिक्र थी। अब उसे ख्याल आया था कि शायद ग्रेट बॉल से उस लॉन्च को यह हुक्म देकर ही भेजा गया होगा कि वो आबदोस पर कब्जा करने के साथ साथ जजीरे को भी चेक कर ले। बहरहाल जजीरे की तरफ से उसे इतनी फिक्र ना थी, क्योंकि जजीरा खासा बड़ा था और उसके साथी आसानी से कहीं छुपकर उन्हें घेर सकते थे। दूसरी बार जब सांस लेने के लिए उसने सर बाहर निकाला तो उसकी आंखों में मसरत की चमक उभर आई, क्योंकि अब वो आबदोस के खासे करीब पहुंच चुका था। आबदोस का ऊपर वाला ढक्कन खुला हुआ था, अलबत्ता वो आदमी मौजूद ना था। इमरान ने सर घुमाकर जजीरे की तरफ देखा तो उसने उन अफराद को चट्टाने फलांगते हुए जजीरे के ऊपर जाते देखा। अब गोता लगाने की बजाय वो ऊपर तैरता हुआ आबदोस की तरफ बढ़ता गया और फिर करीब पहुंचकर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आबदोस के एक किनारे को पकड़ा। दूसरे लम्हे वो आबदोस पर चढ़ने में कामयाब हो गया। खुले हुए ढक्कन से उसने झांक कर नीचे देखा। नीचे छोटा सा कमरा था जो खाली था। इमरान ऊपर चढ़ा और फिर आहिस्ता से नीचे जाती हुई लोहे की सीढ़ी से उतरकर फर्श पर जा खड़ा हुआ। लेकिन अभी वो खड़ा ही हुआ था कि यकलख्त एक तरफ का दरवाजा खुला और दूसरे लम्हे एक आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इमरान के लिए छुपने की कोई जगह न थी। कौन हो तुम? आने वाले ने अचानक अपने सामने इमरान को खड़े देखकर बौखलाए हुए अंदाज में पूछा। उसके कांधे से मशीन गन लटक रही थी। वो शायद अंदर का जायजा लेकर वापस आबदोस से बाहर निकलने के लिए आ रहा था। बात करने के साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर कांधे से लटकी हुई मशीन गन अभी उतारनी ही चाही, लेकिन उसी लम्हे इमरान ने यकलक लात घुमाई और वो आदमी बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर दीवार से टकराकर नीचे गिरा। मशीन गन उसके कांधे से उतरकर एक झनाके से फर्श पर दूर जा गिरी थी। नीचे गिरकर अभी वो उठने ही लगा था कि इमरान ने कदम बढ़ाकर उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे मरोड़ दिया। उस आदमी का जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा और उसके हलक से बेइख्तियार चीखें निकलने लगी। कितने आदमी और हैं आबदोस में? इमरान ने कर्क लहजे में कहा। मैं अकेला हूँ, उस आदमी ने फड़कते हुए लहजे में कहा और इमरान ने सर हिला दिया। अंदाजा तो उसे पहले था, लेकिन वो तस्दीक करना चाहता था। तुम यहाँ क्या करते रहे हो? इमरान ने दूसरा सवाल किया। मैं मेन सेक्शन को कॉल करके बताया है कि आबदोस खाली है और उस पर कब्जा कर लिया गया है, उस आदमी ने रुक रुक कर जवाब दिया। इमरान ने उसकी शहरत पर इस तरह दबाव डाल रखा था कि उस आदमी की हालत खराब होती जा रही थी। चेहरा बुरी तरह मसक हो गया था। तुम्हारे बाकी साथी जजीरे पर क्यों गए हैं? इमरान ने दबाव कम करते हुए कहा। उन्हें शक पड़ा था कि जजीरे पर आदमी मौजूद हैं। उस आदमी ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। तुम इंचार्ज हो? इमरान ने गुर्राते हुए पूछा।
हाँ, मैं इंचार्ज हूँ, वो मेरे मातहत हैं, उसने जवाब देते हुए कहा। और इमरान ने पैर हटाया और फिर झुककर उसे गर्दन से पकड़कर खड़ा किया और फिर उसे पीछे हटाकर दीवार के साथ दबा दिया। सुनो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, वरना जरा सा पैर मोड़ देता तो तुम खत्म हो चुके होते। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मेरे सवालों के सही सही जवाब दे दो। इमरान ने उसी तरह एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़े उसे दीवार से दबाए हुए कहा। मुझे कुछ न कहो, उस आदमी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। वो अपनी जसामत और अंदाज से कोई टेक्नीशियन टाइप आदमी लग रहा था, लड़ने भिड़ने वाला ना दिखाई देता था। यही वजह थी कि बावजूद खड़ा हो जाने के उसने कोई ऐसी हरकत ना की थी जिससे इमरान को कोई मसला दरपेश आता। तुम्हारा नाम? इमरान ने पूछा। मेरा नाम रिचर्ड है, मैं स्पेशल ऑब्दोस सेक्शन में काम करता हूँ, रिचर्ड ने हकलाते हुए जवाब दिया। और फिर थोड़ी सी देर में इमरान ने उससे अपने मतलब की तमाम ज़रूरी तफसीलात मालूम कर ली। उसके बाद उसने यकलख्त अपने बाजू को हरकत दी और रिचर्ड बुरी तरह चीखता हुआ दीवार से टकराया और फिर रेत की खाली होती हुई बोरी की तरह नीचे फर्श पर जा गिरा। एक लम्हे तक तड़पने के बाद वो साकित हो गया था। इमरान ने आगे बढ़कर उसे चेक किया तो वो बेहोश हो चुका था और उसकी नफ्स बता रही थी कि उसकी बेहोशी खासी तवील है। इमरान को चूंकि तस्दीक हो गई थी कि आबदोस में कोई और आदमी मौजूद नहीं है, इसलिए वो बजाय आबदोस के अंदरूनी हिस्सों की तरफ जाने के लोहे की सीढ़ियां चढ़ता हुआ वापस ऊपर खुली जगह पहुंच गया। अब वो अपने साथियों की सूरत हाल देखना चाहता था, लेकिन बाहर जाते ही वो ये देखकर चौंक पड़ा कि उसके साथी उस लॉन्च में लेटे आबदोस की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने यकीनन उन अफराद का खात्मा कर दिया था। इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। थोड़ी देर बाद वो लॉन्च आबदोस के करीब पहुंच गई और उसके साथी लॉन्च से उतरकर आबदोस पर पहुंच गए। बड़ी मुश्किल पेश आई है उन मुसल्ला अफराद के खात्मे में, हमारे पास तो कोई असला भी ना था, जूलिया ने आबदोस पर चढ़ते हुए कहा। अरे कमाल है, तुम्हारे पास असले की कमी है, नैनों के तीर चढ़ी कमाने, हुस्न का बम। इमरान की जबान चल पड़ी। शट अप, मैं इस वक्त कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, जूलिया ने गुस्से से फनकारते हुए कहा। अच्छा, ये बकवास है मोहतरमा, ये हमारा आला अदब है जिसे आप बकवास फरमा रही हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, आबदोस खाली है, सफदर ने शायद मौजू बदलने के लिए कहा। पहले खाली थी, लेकिन अब तो मुकम्मल असला खाना बन गई है। इमरान ने कन अखियों से जूलिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। तुम बकवास किए जाओगे, कभी तो संजीदा हो जाया करो, हमारी हालत खराब है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। इस बार तनवीर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ये मर्जी ऐसा है तनवीर कि इसमें मुस्तकिल हालत खराब ही रहती है। बहरहाल आओ, इमरान ने मुस्कुराकर कहा और ढक्कन की तरफ बढ़ गया। उसके सारे साथियों के हलक से हल्के से कह कह निकल गए। थोड़ी देर बाद वो आबदोस के अंदर पहुंच गए थे। ये यहाँ मौजूद था, क्या मर गया है? सफदर ने एक कोने में बेहोश पड़े रिचर्ड को देखते हुए कहा। नहीं, मरा तो नहीं है, जरा रेस्ट कर रहा है, मैंने इसे इसलिए जिंदा रखा है कि शायद ये काम आ जाए, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो ये यहीं पड़ा रहेगा? कैप्टन शकील ने पूछा। नहीं, इसे उठाकर मशीन रूम में ले आओ, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा और फिर उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिधर से वो रिचर्ड आया था। थोड़ी देर बाद वो मशीन रूम में पहुंच गए। रिचर्ड को भी वहीं लेटाया गया था। इमरान ने उन सबको मशीन रूम के करीब बड़े कमरे में छोड़ा और फिर आबदोस के मुकम्मल मुआयने के लिए उसके मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता फिरता रहा। सारी आबदोस देखने के बाद उसके चेहरे पर इंतहाई मसरत के आसार उभर आए थे। ये वाकई स्पेशल आबदोस थी और इमरान के लिए सबसे उम्मीद अफजा बात यह थी कि उसके एक हिस्से में 5 D1 मिसाइल भी नस्ब थे। मिसाइल फायर लॉन्चर भी मौजूद था और इन मिसाइलों को इस तरह एडजस्ट किया गया था कि यके बाद दिगरे 5 मिसाइलों को इस फायर लॉन्चर की मदद से फायर किया जा सकता था। इमरान D1 मिसाइल की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। गो ये मिसाइल ताकत के लिहाज से रेड मिसाइलों के हम पल्ला तो ना थे, लेकिन बहरहाल इनमें इतनी ताकत ज़रूर मौजूद थी कि अगर वो 5 फायर कर दिए जाते तो ग्रेट बॉल को मुकम्मल तौर पर तबाह ना कर सके तो उसे इस हद तक नाकारा ज़रूर कर सकते थे कि फौरी तौर पर उसे कारआमद ना बनाया जा सकता था। इमरान वापस आकर मशीन रूम में पहुंचा और उसने आबदोस का कंट्रोल पैनल चेक करना शुरू कर दिया और ये देखकर उसे बेहद हैरत हुई कि पूरी आबदोस का कंट्रोल उस पैनल में मुर्तकिज किया गया था। उसका मतलब था कि इमरान यहीं बैठे बैठे न सिर्फ आबदोस को चला सकता था बल्कि असला भी टारगेट पर फायर कर सकता था। उसने बटन दबाकर आबदोस का ऊपर वाला ढक्कन बंद किया और फिर आबदोस का इंजन चलाकर उसने उसे उतारना शुरू कर दिया। कैप्टन शकील सब कैप्टन वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। इमरान साहब, अब प्रोग्राम क्या है? कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। प्रोग्राम तो ग्रेट बॉल की तबाही है और क्या होना है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा।
मेरा मकसद और था इमरान साहब, अगर हमने ग्रेट बॉल के अंदर जाकर उसे तबाह किया तो फिर समंदर की तह में मौजूद होने की वजह से हम भी बाहर ना आ सकेंगे और ग्रेट बॉल के साथ ही खत्म हो जाएंगे। इस आबदोस के हाथ आ जाने के बाद हमारे लिए बच निकलने का एक चांस मौजूद है अगर हम बाहर से इस ग्रेट बॉल का खात्मा कर सके, कैप्टन शकील ने कहा और इमरान के चेहरे पर तहसीन के आसार नमूदार हो गए। वाकई अब तक उसने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। अब तक उसके जहन पर तो सिर्फ यही जुनून सवार था कि किसी तरह ग्रेट बॉल का खात्मा कर दिया जाए ताकि यहूदियों के इस खौफनाक मिशन का खात्मा हो सके। ओ, वाकई तुमने अच्छा किया कि ये पहलू भी सामने ले आए। वाकई ग्रेट बॉल को इस तरह तबाह होना चाहिए कि हम महफूज रह सके। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। लॉन्च अब आहिस्ता आहिस्ता समंदर के अंदर गहराई में उतरती जा रही थी। उसी लम्हे सामने पैनल के साथ मौजूद ट्रांसमीटर जाग पड़ा और उसमें से मखसूस टूं टूं की आवाज़ें निकलने लगी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो स्पेशल सबमरीन, ओवर। बटन दबते ही एक करक सी आवाज़ सुनाई दी। यस रिचर्ड अटेंडिंग, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। तो कैप्टन शकील चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसे चूंकि मालूम न था कि इमरान पहले ही उस बेहोश आदमी से सारी मालूमात हासिल कर चुका है और वो उस आदमी के नाम और लहजे को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसकी हैरत बजा थी। रिचर्ड, मैं नॉर्मन बोल रहा हूँ। तुम लोगों ने वापसी में इतनी देर क्यों लगा दी है? ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा खासा करक था। हम जजीरा चेक करने में मसरूफ थे, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। ओ, तो तुम जजीरे पर चले गए थे। गो तुम्हें इसकी हिदायत तो ना की गई थी, लेकिन वहां की क्या रिपोर्ट है? ओवर। नॉर्मन ने इस बार नरम लहजे में पूछा। वहां तबाही और कई इंसानों की कटी फटी लाशों के सिवा और कुछ नहीं है, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। ओके, अब तुम फौरन वापस आओ। बॉस रोनाल्ड बेचैनी से तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा है। उसका फोन अभी आया है, नॉर्मन ने तेज लहजे में कहा। क्यों? ओवर, इमरान ने जानबूझकर हैरत का इजहार करते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारी वापसी के बाद उसने ग्रेट बॉल को मिशन की तकमील तक मुकम्मल सील करने का हुक्म दे दिया है, ओवर, नॉर्मन ने जवाब दिया। ओके, हम आ रहे हैं, ओवर, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया।